सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड आज का टॉपिक है कि हाउ टू केयर फॉर न्यू बॉर्न बेबी एंड न्यू मॉम इन समर्स। यस, अगर आपकी डिलीवरी अभी समर में हुई है तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, आपके बेबी का ध्यान कैसे रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो देखो, वैसे तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए एंड न्यू मॉम की केयर के लिए बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। घर में आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी केयर करते हैं, बट आपको खुद भी अपना एंड बेबी का ध्यान रखना होगा। एज पर माई एक्सपीरियंस, न्यू बॉर्न बेबी का एंड न्यू मॉम का मतलब खुद का ध्यान आपको खुद ही रखना होता है। बाकी लोग आपका दूसरा काम कर देंगे, आपको टाइमली खाना दे देंगे, चाय दे देंगे, पानी दे देंगे, आपके कपड़ों का ध्यान रख लेंगे, बट सेल्फ केयर तो सेल्फ ही हो पाएगी। इसलिए आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, ये सारी बातें मेरे एक्सपीरियंस से मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आगे वीडियो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हूँ आपके बेबी की केयर के लिए एंड प्लस न्यू मॉम की केयर के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन कवर करते हैं फॉर न्यू मॉम्स। तो न्यू मॉम्स, आपको आपकी केयर हॉस्पिटल से ही चालू कर देनी है। यस, जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई है तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। जो पहला है वो है कि जैसे आप ऑपरेशन थिएटर या नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है तो बाहर आने के बाद अपने कानों में रुई लगा लीजिए, कान ढक लीजिए, सॉक्स पहन लीजिए। यस, अपने आप को अच्छे से कवर करके रखिए। बहुत ज़्यादा एयर आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा बोलिए मत एंड प्लीज़ फ़ोन नहीं चलाइए, क्योंकि एक सीरियसली ये बात कही गई है कि एक बच्चे के जन्म के साथ एक न्यू मॉम का भी बर्थ होता है। यस, आपकी बॉडी ने 9 महीने एक ह्यूमन बीइंग को बनाया है, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी उस बेबी को बनाने में लगी है। अब जो कि वो बाहर आ गया है तो आपकी बॉडी फुली ड्रेन्ड हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो गई है। अब आपको उसको वापस से नरिश करना है, तो इसलिए आपकी आइज़ भी कमज़ोर हो गई है। तो प्लीज़ फ़ोन नहीं चलाइए कुछ दिनों के लिए। सेकेंड थिंग इज, पिलो मत रखिए अपने सर के नीचे। इन केस अगर आपको एनेस्थीसिया दिया गया है तो ऐसा कहा जाता है कि एनेस्थीसिया का जो असर है वो ऊपर तक भी आता, फुली बॉडी में रहता है, तो वो एकदम बॉडी में ऊपर तक के ना आ पाए, इस वजह से थोड़े दिन के लिए आप पिलो मत रखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपका जो सेल्फ केयर का चीज़ें होते हैं लाइक एसेंशियल्स जो आपको डेली रूटीन में यूज़ आता है, आप वो भी लेके जा सकते हैं हॉस्पिटल। अब चलिए, हॉस्पिटल से आप घर आ गए हैं तो घर आने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट हेल्दी। यस, तो आपको आपका डे स्टार्ट करना है एक जीरा वाटर के साथ, या आप जीरा, सौंफ, अजवाइन प्लस मेथी दाना, इनका पानी भी पी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 ग्लास आप लेंगे जीरा वाटर एंड उसमें थोड़ा-सा जीरा डाल के उसको अच्छे से बॉयल कीजिए। जब वो 1 ग्लास रह जाए तो वो वाला पानी आपको मॉर्निंग में पीना है। या आप, जो मैंने ये 4 चीज़ें बताई हैं, इनको मिक्स करके भी बना सकते हैं ये वाला पानी एंड स्टार्ट करें अपना मॉर्निंग ये वाली ड्रिंक के साथ। इससे आपको क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा होगा, आपको ब्लोटिंग वगैरह जो होती है वो नहीं होगी, गैस का इश्यू भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा चलना नहीं हो पाता है, बैठे ही रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती। मुझे जनरली एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता था, पूरा यहाँ नीचे से ऊपर जलन होता था। ये मैंने बाद में ही नोटिस कर पाई कि जब मैं बैठी रहती थी तब मुझे ये होता था। जब 40 डेज़ हो गए, जब मैंने वॉक करना चालू कर दिया, थोड़ा चलने लगी, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई फिर उसके बाद। तो इसलिए आप ये वाला पानी ले सकते हैं, इससे आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आप दिन भर भी ये पानी पी सकते हैं। यस, आप ये पानी को बॉयल करके ज़्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं, अपनी बॉटल में स्टोर कर लीजिए एंड दिन में भी आप वो सिप-सिप करके पी सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और मैंने जो पर्सनली किया था, हमारे यहाँ बाई बड़न आता है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। हमारे यहाँ इस चीज़ का पानी दिया जाता है डेली पीने के लिए फॉर अराउंड 40 डेज़। तो मैंने ये वाला पानी पिया था। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मैं आपके साथ मेंशन कर दूँगी कि क्या-क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। जनरली जो मुझे पता है वो ये है कि ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
सेकंड थिंग इज़ ईट हेल्दी। यस, आपको हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। आप लाइट फूड खाइए, लाइक आप जैसे दाल रोटी खा रहे हैं तो मूँग की दाल प्रेफ़र कीजिए, अरहर की दाल अभी नहीं लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैस करती है, तो मूँग की दाल विथ पालक आप ले सकते हैं रोटी के साथ। मैं जनरली तुरई एंड लौकी की सब्ज़ी खाती थी, वो भी पानी वाली, और उसमें जो रोटी है वो बढ़िया से चूर के खाती थी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती थी। प्लस देसी घी, यस, देसी घी होना बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में। ये एक हेल्दी फैट होता है, आपके बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेरा डाइट कुछ ऐसा था, एंड रात में मैं दलिया खाती थी विथ मूँग दाल ऐड करके, उसमें घी ऑलरेडी जो रहता ही रहता था। एंड दिन में कभी भी मैं फ्रूट लेती थी, लाइक मॉर्निंग में एप्पल ले लिया, इवनिंग में 4 टू 5 पीएम के अराउंड मैं पपाया लेती थी। तो ये कुछ ऐसा था मेरा मील प्लान, तो आप भी ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं, या जैसे भी आपके घर में आपकी मॉम एंड जो मदर इन लॉ है वो सजेस्ट करें, आप वो खाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो भी चीज़ बताएँगे वो आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छी होगी, तो प्लीज़ फॉलो देयर टिप्स। नाउ प्लीज़ अवॉइड हेवी मील एंड ऑयली फूड। यस, प्लीज़ उस टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। नाउ सेकंड थिंग इज़ टेक केयर ऑफ योर पोस्टपार्टम हीलिंग। यस, आपको जब आप घर आ गए हैं हमेशा ध्यान रखें कि थोड़े लूज़ कपड़े पहनिए, ब्रेथेबल फैब्रिक होना चाहिए, एंड सेकंडली जो आपका सी सेक्शन वाला एरिया है उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। उसको लाइक कभी गर्मी के टाइम पे प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि फैन ऑफ करवा के लेडी को मत रखिए। फैन ऑन रख सकते हैं आप, फैन में रह सकते हैं, आपको हवा लगना बहुत ज़रूरी है। इन केस आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा तो बैड बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे जिससे आपको और इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप फैन में रह सकते हैं, इवन एसी में भी रह सकते हैं। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप एसी में रह सकते हैं। टेम्परेचर वही 24 टू 26 के अराउंड होना चाहिए। डायरेक्ट हवा ना बेबी को ना मदर को लगनी चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, एंड आप थोड़ा-सा अपने एनवायरनमेंट जो रहे वो कूल ही रखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी में एंड स्वेटिंग में नहीं रहिए। थर्ड थिंग इज़ रेस्ट एंड स्लीप वेल। यस, जब बेबी सो रहा है तब सो जाइए, ऐसा सभी बोलते हैं बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हाँ, कोशिश कीजिए जब बेबी सो रहा है तो आप सो जाइए, फ़ोन चलाने मत बैठिए। जो चीज़ मैं करती थी ना वो आप मत करना कि आप फ़ोन चलाने लगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब बेबी सो रहा है तब आप सो जाएँ, हमेशा अच्छी नींद लीजिए। रात के टाइम पे आई अंडरस्टैंड बेबी बहुत परेशान करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं, मदर इन लॉ है या जो भी आपके साथ आपकी हेल्प के लिए है, आप उनकी हेल्प लीजिए, बट आप अकेले परेशान मत होइए। नाउ फोर्थ थिंग इज स्किन एंड हेयर केयर। यस, क्योंकि ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका कपड़ा गीला हो गया है स्वेट की वजह से तो आप उसको तुरंत चेंज कर लीजिए, एंड अपने हेयर्स का भी ध्यान रखिए। माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, हेयर वॉश करते रहिए टाइमली, एंड ज़्यादा आप गीले मत रहिए। आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं तुरंत अपने बालों को सुखाने के लिए। एंड लास्ट थिंग इज ब्रेस्ट केयर। यस, आप अपना ब्रेस्ट का ध्यान रखिए अच्छे से, आप पानी पीते रहिए क्योंकि पानी पिएंगे तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज आपको अच्छा खाना खाना है, लाइक आप अपने डाइट में मखाना, दलिया, पंजीरी ये सब इंक्लूड कीजिए, ये भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लास्ट थिंग इज आप जो कॉटन नर्सिंग ब्रा होती है वो ट्राई कीजिए, वो यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छी रहेगी, आपको फीड कराने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड कंफर्टेबल टू। नाउ व्हाट आर द साइंस टू वॉच आउट। किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस लग रहा है, सर आपका बहुत दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर अपनी डॉक्टर से बात कीजिए। एंड इन केस आपको काफ़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो मुझे होता था, लाइक जब मैं सोती थी, तो मुझे काफ़ में बिल्कुल नमनेस फ़ील होती थी, रेस्टलेस लेग्स हो जाते थे मेरे, तो मैंने मेरी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की थी, तो वो मैंने वो ली थी। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, काफ़ में पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो आप अपनी गायनेक से बात कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ अगर आपको इन केस बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत लॉन्ग टाइम तक के, तब भी आप अपनी गायनेक से ज़रूर बात। थर्ड इज़ इन केस आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ गया है एंड आपके स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गया है, कुछ आपको पस वगैरह समझ आ रहा है, तब भी ज़रूर आप अपनी डॉक्टर से बात कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए।
फोर्थ थिंग इज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है कि आपका मिल्क तो देखिए प्रोडक्शन चालू हो चुका है। इन केस अगर आपका बेबी स्टार्टिंग में फीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको नहीं बन रहा है लैच करते हुए, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप प्लीज़ अपना जो मिल्क है वो पंप आउट करते रहिए, निकालते रहिए, क्योंकि इन केस अगर बहुत ज़्यादा हेवीनेस आ जाएगी तो आपको फीवर आने के भी चांसेस होते हैं एंड तबीयत खराब आपकी हो सकती है। तो हमेशा पंप आउट योर ब्रेस्ट मिल्क। तो चलो अब बात करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी की केयर आपको कैसे करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ चूज़ देयर क्लोथ्स वाइज़ली। यस, आप उनके जो कपड़े पहना रहे हैं वो लूज़ होने चाहिए, कॉटन या हौजरी का ही फैब्रिक होना चाहिए, सॉफ्ट जो होता है बेबी के लिए वो, जिससे बेबी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, बहुत उनको गर्मी में मत रखिए। लाइट कलर के कपड़े चूज़ कीजिए क्योंकि लाइट कलर्स गर्मी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं इतना। एंड इन केस आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली बेबी का डायपर रैश क्रीम जो होता है वो यूज़ कीजिए। डायपर फ्री टाइम दीजिए बेबी के लिए एंड डायपर के रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारी ए टू जेड गाइड दी है कि डायपर से कैसे आप बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे बेबी को डायपर रैशेस ना हो पाए। सेकेंड थिंग इज रूम टेम्परेचर। यस, रूम टेम्परेचर बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए एंड जो आप एसी कूलर फैन कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको बेबी का कैसे यूज करना है। एसी कूलर फैन वगैरह डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए बेबी को इन सब चीजों की, बट हाँ गर्मी में भी नहीं रखना है बेबी को, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हीट रैशेस हो सकते हैं बेबी को एंड गर्मी लगेगी तो ऑब्वियसली चिड़चिड़ा भी हो सकता है बेबी, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। रूम का टेम्परेचर बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन एंड फीडिंग। यस, मैं मान सकती हूँ कि बहुत गर्मी की वजह से बेबी का गला सूख सकता है, बट आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप 6 महीने से छोटे बच्चों को पानी दे दे गर्मी की वजह से। नहीं, 6 महीने से छोटे बच्चों को पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। 6 मंथ से बड़ा है बेबी तो आप जरूर पानी दे सकते हैं, जैसे उनका सॉलिड स्टार्ट होता है देन वाटर भी आप शुरू कर सकते हैं, बट 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए पानी नहीं देना है। मॉम को फीडिंग बढ़ा देनी है एंड मॉम को वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, बेबी को पानी नहीं देना है। द फोर्थ थिंग इज बाथिंग एंड हाइजीन। यस, बेबी को आप ल्यूक वार्म वाटर या हल्का गुनगुना जो पानी होता है उससे आप बेबी को बेशक नहला सकते हैं एंड अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बेबी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो इवनिंग में भी आप बेबी को थोड़ा सा स्पॉन्ज कर सकते हैं बिल्कुल। एंड आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर बेबी का गर्मी की वजह से स्वेटिंग हो गया है, कपड़े गीले हो गए हैं, तो इमीडिएटली आप उनको चेंज कर दीजिए, अदरवाइज बेबी को हीट रैशेस जिसे घमोरिया कहा जाता है, मलेरिया कहा जाता है, वो हो जाएगा। उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं कि अगर इन केस हो जाता है तो कैसे उसको घर पे ही आप ठीक कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे। एंड लास्ट थिंग इज सन प्रोटेक्शन। यस, गर्मी में आप मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक के बाहर निकलना बेबी के साथ अवॉइड करना, प्लीज उस टाइम पे बेबी को बाहर लेके नहीं जाइए। सो नाउ व्हाट आर द साइंस टू बी वॉच आउट फॉर द बेबी। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है बेबी के केस में। फर्स्ट थिंग इज अगर बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए कहीं उसको गर्मी तो नहीं लग रही है, कहीं उसे ठंडी तो नहीं लग रही है। आप उनके हैंड्स एंड फीट चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं तो मतलब बेबी को ठंड लग रही है, तो आप इमीडिएटली रूम का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड थिंग इज डायपर चेक कीजिए बेबी का, कहीं बेबी ने डायपर गंदा तो नहीं कर लिया है या बेबी का डायपर बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया, तो उसे इमीडिएटली फिर चेंज कीजिए। थर्ड थिंग इज हीट रैशेस एंड रेड स्किन तो नहीं होगी ये बेबी को, गर्मी की वजह से होता है कि क्योंकि कंटिन्यू बेबी लेटे रहते हैं, जो छोटे बेबी हैं मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनके बैक में हीट रैशेस एंड रेड स्किन होने के चांसेस हो सकते हैं गर्मी की वजह से, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड उस केस में आप बेबी को जो नेचुरल एलोवेरा होता है वो अप्लाई कर सकते हो, उससे बेबी को कामिंग इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा ठंडक पहुंचेगी, तो वो बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इन केस बेबी को डायरिया हो जाता है तो प्लीज डू विजिट डॉक्टर, घर में ही ट्रीटमेंट करने नहीं बैठ जाइए, डॉक्टर को इमीडिएटली विजिट कीजिए। एंड न्यू मॉमीज एंड न्यू पेरेंट्स हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि बेबी 10 दिन में एक बार या एक दिन में 10 बार पॉटी कर सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड बहुत सारे लोग ना घर का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं इन केस बेबी ने पॉटी नहीं किया है, तो प्लीज वो मत अप्लाई कीजिए, मत यूज कीजिए वो चीजें। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, पर घर में ही ट्रीटमेंट करने नहीं बैठ जाइए। तो
तो यहाँ मेरी सारी टिप्स खत्म होती हैं कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना था, कैसे-कैसे चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सभी के साथ एंड कमेंट डाउन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ रहती है तो मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।